हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 40 को देखते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई झांशियान को ये ज्ञान देता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तभी वो अचानक से कहता है, जब भी हम साथ में होंगे तो याद रखना हमें कपड़े पहनकर सोना है, वरना हमें बेबी मिल सकता है। इस बात पर न सिर्फ झांशियान की सांस अटक गई, उसके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। और इधर वांगई समझ नहीं पा रहा था कि झांशियान को हुआ क्या है। इतने अच्छे से तो उसने समझाया था, इसलिए अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए उसने कहा, तुम जब वापस लौटोगे तो अपने माता पिता से पूछ लेना, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता होता तो उन्हें तुम और झानांग कैसे होते। इधर झांशियान की हालत बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे, क्योंकि अगर वो इस छोटे से बेबी लायन को ये समझाने जाता कि बच्चे सच में कैसे होते हैं तो वो तो उसे डर कर भाग ही जाएगा। और झांशियान इस हालत में तो बिल्कुल नहीं था कि वांगई को चुप करा सके। अपने छोटे से दिमाग में उठने वाले मासूम ख्यालों से झांशियान को झटके पे झटके दिए जा रहा था। ऊपर से झांशियान ये सोच सोच कर अपना सर फोड़े जा रहा था कि इस जायंट बेबी को वो पहली रात कैसे संभालेगा। वांगई ने झांशियान के माथे की इकलौती पसीने की बूंद पोंछते हुए कहा, डरो मत, कल रात हमने कपड़े पहने थे ना, तो हमें बेबी नहीं मिलेगा। अब तो तुम ठीक हो ना। झांशियान ने फिर से एक बार वांगई को इत्तला किया, बेबी हो या ना हो, फिर भी तुम्हें किसी और के साथ सोने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो वांगई ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था ना, अपने परिवार के सिवा बस तुम मेरे बिस्तर पर सो सकते हो। झांशियान ने कहा, तुमने सही कहा, बेहतर होगा कि हम अपनी यात्रा शुरू करें। वांगई और झांशियान ने फिर से एक बार चलना शुरू किया। दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती रही, जैसे कि झांशियान ने बताया वो काफ़ी घूम चुका है, इसलिए उसे ब्लू माउंटेन के बारे में भी पता है। वहाँ पर घोड़े से नहीं जाया जा सकता, रास्ता काफ़ी संकरा है, तो उन्हें पैदल जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्हें वहाँ पर एक रात दो रात रुकना भी पड़े। उन्हें अपने साथ ज़्यादा खाद्य सामग्री लेनी पड़ेगी, साथ में तंबू भी लगाना पड़ेगा। झांशियान ने कहा, मेरे पास तंबू है, तुम्हें और कुछ चाहिए? तो वांगई ने कहा, हाँ, क्या तुम्हारे पास और ग्लो स्टिक्स है? झांशियान ने उसे निश्चित रहने के लिए कह दिया, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी ग्लो स्टिक थी। फिर वो दोनों अपने ज़रूरती सामान की खरीदारी करने के लिए चले गए। चेंग समुदाय में पला बड़ा वांगई हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। उसे लोगों से बातें करने की, उनकी राय जानने की आदत थी। लेकिन दूसरी तरफ झांशियान, जो एक राजकुमार था, उसे हमेशा से ये आदत थी कि वो लोगों को आज्ञा दे और लोग उसकी बात सुने। लेकिन इस यात्रा में दोनों भी ये सीख रहे थे कि पति पत्नी कैसे साथ रहते हैं। झांशियान वांगई की हर बात में राय जानने लगा था और वांगई ये सीखने लगा था कि अपने पति की बात कैसे सुनते हैं। जैन समुदाय की तरह वो यहाँ पर इस दुकान से उस दुकान में नहीं कूद सकता। कभी कभी उसे अपना मन मारकर बस अपने पति के पीछे चलते भी जाना था। आजू बाजू की चीज़ें चाहे कितनी भी आकर्षक हो, लेकिन वो हर दुकान पर रुकता रहा तो उन्हें यात्रा करने में देर हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि झांशियान उस पर ज़बरदस्ती कर रहा था, उसे खुद झांशियान की जल्दबाजी समझ आ रही थी, उसके पीछे की वजह समझ आ रही थी। इधर झांशियान के दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। उन्हें साथ में लेने वाले सामान से लेकर वो कहाँ रहेंगे, वांगई का वो कैसे ख्याल रखेगा, ब्लू माउंटेन तक जाने का रास्ता, आने का रास्ता, उन्हें किस तरह से खतरा हो सकता है, यह सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। हालांकि इसमें से कुछ बातें वो वांगई के साथ शेयर कर रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थी जो वांगई को बताकर वो उसे नहीं डरा सकता था। जहाँ झांशियान अपनी ज़रूरती चीज़ें इकट्ठा करने में व्यस्त था, वांगई उसके पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था। उसने देखा कि दुकान के आसपास काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे हैं। जब उन बच्चों ने वांगई को देखा तो वो उसके पीछे चलने लगे। जब वो दूसरी दुकान पर पहुंचे तब भी वो वांगई के पीछे पीछे ही आ रहे थे। वांगई को यह अजीब सा लगा। तभी उसका ध्यान किसी और चीज़ पे गया, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। टांग खुलो, वांगई ने एक तरफ इशारा करके झांशियान को दिखाया। फिर उसने सर झुकाकर कहा, क्या मुझे एक मिल सकती है? तांगुलू एक कैंडी का नाम है। झांशियान ने वांगई की तरफ देखकर मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। वो जानता था वांगई यहाँ से नहीं है, तो यहाँ की चीज़ें देखने में और उसे ट्राई करने में वांगई को बहुत मज़ा आता है। वांगई तुरंत उस दुकानदार के पास गया, उस कैंडी की तरफ इशारा करते हुए बोला, 10 चाहिए।
जहांशियान चौंक गया क्योंकि ये बात पैसों की नहीं थी, लेकिन 10 कैंडीज खाकर वांगई की सेहत खराब हो सकती थी। उस दुकानदार ने मुस्कुराकर वांगई को 10 कैंडीज दे दी। उसे वो पकड़ी भी नहीं जा रही थी। तभी जहांशियान उसकी मदद के लिए आ गया। उसने उस दुकानदार को कैंडी के पैसे दिए और पलटकर वांगई के हाथों से कैंडी ले। इससे पहले ही वांगई उन बच्चों की तरफ देखकर चिल्लाया, क्या तुम्हें ये चाहिए? वो कुछ छोटे बच्चे थे जो गंदे से कपड़ों में वहाँ पर खड़े थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफ़ी भूखे हैं। उनमें से सबसे बड़ा लड़का था 12-13 साल का, लेकिन उसे देखकर उसकी उम्र का पता नहीं चल रहा था। वो सभी इतने कमज़ोर जो थे। वो लड़का वांगई की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी नज़रों से पता चल रहा था कि उन्हें वांगई पर भरोसा नहीं है, जैसे कि वांगई उनका मजाक बनाना चाहता हो। ये देखकर वांगई को बहुत बुरा लगा। उसके दादाजी ने काफ़ी सारे अनाथों को अपने समुदाय में जगह दी थी। उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर उन्हें ज़िंदगी जीने के काबिल बनाया था। वो अब खुद के पैरों पर खड़े समुदाय का हिस्सा बन चुके थे। वांगई को हमेशा से ही ऐसे बच्चों से प्यार रहा था, इसलिए इन बच्चों को देखकर भी उसे ऐसा लगा कि वो दौड़े दौड़े उसके पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वांगई ने अपनी हैट को थोड़ा सा ऊपर उठाया, जिससे उसका चेहरा ठीक से बच्चों को दिखने लगा। तो अब वो बच्चों को कम खतरनाक लगने लगा, लेकिन फिर भी बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो वांगई खुद उनके पास जाते हुए बोला, आओ, ये तुम्हारे लिए है, बिल्कुल मुफ्त है। वांगई उन बच्चों के लगभग एक हाथ की दूरी पर खड़ा रहा और सबसे बड़े बच्चे को एक कैंडी दे दी। उस बच्चे ने तुरंत उस गुट के सबसे छोटे बच्चे को वो कैंडी पास कर दी। फिर ये सिलसिला सभी बच्चों के हाथ में कैंडी आने तक चलता रहा। वो बच्चे जल्दी जल्दी कैंडी खाने लगे। तो वांगई ने कहा, धीरे धीरे खाओ, मैं इन्हें तुमसे वापस नहीं ले लूँगा। वो कैंडी का दुकानदार जो वांगई को देख रहा था, उसने कहा, ये सभी बहुत गरीब बच्चे हैं। किसी के माता पिता बहुत गरीब है तो किसी के है ही नहीं। तभी एक छोटा सा हाथ वांगई के पैसों की थैली के पास गया, जिसे जहांशियान ने पकड़ लिया। चोरी मत करो, आदत पड़ गई तो बड़े होकर तुम्हें सज़ा मिल सकती है। जहांशियान ने उस हाथ पकड़े हुए छोटे बच्चे से कहा। वो बच्चा डर के मारे कांपता हुआ रोने लगा। तभी उनमें से सबसे बड़ा लड़का बोला, हमें जाने दो, तुम हमारे बारे में नहीं जानते। तभी वो दुकानदार उस बच्चे को चिल्लाकर डांटते हुए बोला, हे, इस आदमी की बात सुनो, वो कोई गलत चीज़ नहीं कह रहा है। तो वो लड़का शांत हो गया। तब वो बूढ़ा आदमी बोलने लगा, मैं उनकी सच में मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। फिर वो जहांशियान और वांगई की तरफ आशा से देखते हुए बोला, हो सके तो इनकी कुछ मदद कर देना। जहांशियान सिर हिलाते हुए बोला, यहाँ पर अनाथालय तो होगा ही। तभी वो बड़ा लड़का जोर से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, हम वहाँ से भाग गए हैं। वो हमें खाने के लिए बहुत कम देते हैं और बहुत सारा काम करवाते हैं। छोटे बच्चों से इतना काम होता है क्या? जहांशियान ने उस लड़के को तो छोड़ दिया, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाकर बोला, क्या वो राज्य की तरफ से उन्हें पूरे पैसे नहीं मिलते? उन्हें यहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए रखा है, ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। तभी एक छोटी बच्ची जहांशियान की स्लीव्स को खींचते हुए बोली, हमें वापस मत भेजो, वहाँ पर हम मर जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी बोला, लगता है तुम्हें कानून के बारे में बहुत जानकारी है। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, आम लोगों के बीच में रहकर ये जानना पड़ता है, उस पे अमल तो हो रहा है ना। जहांशियान ने राजमहल में काफ़ी बार भ्रष्टाचार के बारे में बातें सुनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते इन छोटे छोटे बच्चों से उनका हक छीन जाना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी। वांगई ने हल्के से उसकी मुट्ठी को स्पर्श किया ताकि जहांशियान का गुस्सा कुछ कम हो सके। वो बूढ़ा आदमी अपनी दुख भरी कहानी जहांशियान को सुनाने लगा। तो वो बड़ा लड़का आकर उस बूढ़े आदमी को गले लगाते हुए बोला, अंकल चाओ, हमारे बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बेटा मेरे पास तो हमेशा कमी ही रहेगी। कहते हुए अंकल चाओ ने अपना सर झुका लिया। तभी वांगई आगे बढ़ते हुए बोला, रुको, ये बताओ ये बच्चे सोते कहाँ हैं? तो अंकल चाओ ने बताया कि ये बच्चे पुराने बंद पड़े मंदिर में सोते हैं, जहाँ की छत टूटी हुई है, लेकिन खुले में सोने से तो ये बेहतर ही है। क्या आप एक घर भी किराए पर नहीं ले सकते? वांगई चिल्लाया। वांगई को ये जानकारी नहीं थी कि हर चीज़ के पैसे लगते हैं, जो हर किसी के पास नहीं होते। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं यहाँ से बाहर एक बस्ती में रहता हूँ, वहाँ पर एक किराए पर घर है, लेकिन उसका किराया
महीने के 5 चांदी के सिक्के हैं। उसकी छत भी टूटी हुई नहीं है, लेकिन हमारे लिए महीने के 5 सिक्के जमा करना बहुत बड़ी बात है। हम कुछ मदद कर सकते हैं, झांशियान बोला। फिर वो वांगई को खींचकर वहाँ से ले गया, अपना ज़रूरत का सामान खरीद लिया और फिर बच्चों के पास आते हुए बोला, चलो हमें तुम्हारे घर ले चलो, कम से कम आज रात का खाना तो हम तुम्हारे साथ खा सकते हैं। झांशियान बस ये देखना चाहता था कि ये सब मिलकर उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं। साथ में उसे बच्चों की भी चिंता हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। अब वो सभी उन बच्चों की रहने की जगह पर जाने लगे, जिनमें 2 जवान लोग, एक बूढ़ा आदमी, साथ में 10 बच्चे थे। रास्ते में चलते हुए वो बच्चे झांशियान को अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे, जिसमें से एक बच्चे को इसलिए घर से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसकी 6 उंगलियां हैं, जिसे अभिशाप मानकर उसे और उसकी माँ को जन्म देते ही घर से बाहर निकाल दिया गया। उसकी माँ 5 साल तक उसे संभालती रही, जब तक कि वो मर नहीं जाती। फिर उसे अनाथालय भेजा गया, जहाँ से 7 साल की उम्र में वो भाग गया। हर बच्चे की अपनी कहानी थी। उन कहानियों को सुनते सुनते वांगई के आंखों में आंसू आ गए। जैसे जैसे आंखों से आंसू नीचे ओझल होने लगे, वैसे वैसे उसके चेहरे पर लगाया हुआ मेकअप उतरने लगा। उनमें से एक बच्चे ने जब वांगई के चेहरे की तरफ गौर से देखा, उसने कहा, तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो। वो लड़का जो अपनी कहानी बता रहा था, उसका नाम आंजी था। वांगजी ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम भी काफ़ी खूबसूरत हो। ये सुनकर आजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज तक सबने मुझे भयंकर और राक्षस कहा है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं खूबसूरत हूँ। कहते हुए आजी जोर जोर से रोने लगा। तो वांगई उन लड़कों की तरफ मुड़कर बोला, आपको क्या लगता है, आजी खूबसूरत है या नहीं? सभी बच्चे एक के बाद एक आजी की तारीफ करने लगे कि आजी बहुत खास है, वो दिल का बहुत अच्छा है। झांशियान ने भी नीचे झुककर आजी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास एक उंगली की ज़्यादा ताकत है, जिससे तुम तलवार को और भी अच्छे से पकड़ सकते हो, जिससे तुम्हें तलवार चलाने में भी आसानी होगी। राज्य को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए बुरे लोगों पर ध्यान मत दो और अपनी खासियत पर ध्यान दो। शायद ये तुम्हारे लिए भगवान का वरदान है। झांशियान की बात सुनकर आजी भी आत्मविश्वास के साथ बोला, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं सैनिक बन चुका हूँगा। देखना, मैं अपने खास हाथों से अपनी देश की रक्षा करूँगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, हम घर पहुँच गए हैं। अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम घर आ गए? झांशियान और वांगई उस बूढ़े आदमी के घर के अंदर आ गए। वो घर काफ़ी छोटा सा था, वो बच्चे तो अंदर तक नहीं आ पाए। सामने खटिया पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो कुछ बुनाई का काम कर रही थी। वो बहुत ही धीरे धीरे अपने हाथ चला रही थी। उसने सर झुकाकर कहा, माफ़ करना, मेरे पैर अब ज़्यादा काम नहीं देते, मैं नीचे खड़े होकर तुम्हें प्रणाम तक नहीं कर सकती। वो बूढ़ा आदमी सर झुकाते हुए बोला, माफ़ करना बीबी, ज़िंदगी भर मैं तुम्हें ठीक से खिला पिला तक नहीं पाया, और अब भी मुझसे तुम्हारी सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, क्या फ़ायदा ऐसे पैरों का जो अपनी पति की सेवा भी नहीं कर सकते। रहने दो, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। वो थपथपाकर अपने रोते हुए पति को संभाल रही थी। झांशियान आगे आते हुए बोला, चाचा जी, ये मेरे पास कुछ सिल्लियाँ हैं, आप इन्हें रख लीजिए और अपनी पत्नी का इलाज कीजिए, साथ में बच्चों का भी ख्याल रखिए। सिल्लियाँ, सिल्लियाँ, इससे तो हम काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ और चावल खरीद सकते हैं, हम सबके पेट भर सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी और ज़ोर से रोते हुए बोला। फिर उसके हाथ कांपने लगे। वो बोला, मैं इन्हें नहीं ले सकता। शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो अमीर हो रहा था। झांशियान फिर उन सिल्लियों को लेकर उस औरत के पास गया और उसके हाथ में वो सिल्लियाँ देते हुए बोला, आप इस घर की मालकिन हैं, इन पैसों का सही से इस्तेमाल कीजिए। आपको अगले 6 महीने तक किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। इन बच्चों के लिए आप अपने आसपास कोई घर किराए पर लीजिए। मैं वापस आकर आपकी ज़रूर मदद करूँगा। वो बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, आखिरकार भगवान की नज़र हम पर भी पड़ ही गई। उन्होंने फरिश्तों के रूप में आप दोनों को हमारे पास भेजा है। आज से ये बूढ़ा आदमी उस कैंडी शॉप पर काम नहीं करेगा, ये इन बच्चों की देखभाल करेगा। इन बच्चों का भविष्य सच में खतरे में है। आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। अगर इनका भविष्य सुरक्षित हो गया तो हम सच में आपके आभारी होंगे।
झांशियान की मदद से वांगई बहुत खुश हो गया था। उन बूढ़े पति पत्नी से बात करते हुए अचानक वांगई ने पूछा, पता है कि ब्लू माउंटेन का रास्ता कहाँ से है? उस बूढ़े आदमी ने खुशी से उन दोनों को ब्लू माउंटेन का रास्ता बताया। झांशियान और वांगई दोनों को भी खुशी हुई कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। जब वो घर से बाहर निकले तो वांगई ने झांशियान की तारीफ करते हुए कहा, खरगोशों के देवता तो बहुत दयालु है। झांशियान ने भी वांगई की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है छोटी शेरनी ज़्यादा दयालु है। बाहर आते ही उन बच्चों ने उन दोनों को घेर लिया और उनसे पूछा, कौन छोटा शेर और कौन खरगोशों का देवता? वांगई ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बच्चे अपने आप ही समझ गए कि झांशियान खरगोशों का देवता है और वांगई छोटा शेर। फिर कुछ बच्चे झांशियान की तरफ हो गए और कुछ बच्चे वांगई की तरफ। वांगई की तरफ के बच्चे झांशियान को घेरकर उसे गुदगुदी करने लगे। झांशियान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में तक आंसू आ गए। वो चिल्लाते हुए वांगई से बोला, वांगई, मुझ पर रहम करो। तभी वांगई ने सीटी बजाई और वो सभी बच्चे रुक गए। वांगई ने सभी बच्चों को झांशियान के दांत दिखाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये खरगोशों का देवता है। वांगई ऐसे ही बच्चों के साथ मस्ती मजाक कर रहा था, जहाँ पर बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे कि वो बड़ा होकर एक बड़े से शेर में बदल जाएगा जो बहुत खूंखार होगा। वांगई भी ये सोच रहा था कि जब उसकी एयर कुंफू खुल जाएगी तब वो क्या ताकतवर बनेगा। बच्चों ने उसकी बात सुनकर चिल्लाते हुए उससे कहा, तुम तो बब्बर शेर बनने वाले हो। झांशियान भी बच्चों की तरफ देख रहा था जो वांगई के साथ बहुत खेल रहे थे। वो आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि उसे इतनी प्यारी पत्नी मिली है। झांशियान ने उन बच्चों से कहा, तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। वो बूढ़े चाचा चाची तुम्हारे लिए परेशान होंगे। उन बच्चों ने झांशियान और वांगई को अलविदा कहते हुए उन्हें सतर्क रहने का इशारा किया। उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि पिछले साल जब वो बेर इकट्ठा करने जंगल गए थे तब उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे राक्षसों को देखा जिनके चेहरे पर अजीब अजीब से नकाब थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सभी बच्चे हैं तो उन्होंने इनके लिए खाना भी छोड़ा और इन्हें ऐसे ही जाने दिया। लेकिन बच्चों को झांशियान और वांगई की चिंता हो रही थी क्योंकि वो बच्चे नहीं थे। वो राक्षस बहुत बड़ी बड़ी तलवारें और चाकू लेकर घूमते थे और ऐसा कहा जाता था कि वो ब्लू माउंटेन की रक्षा करते हैं। जैसे ही छोटे बच्चों ने बड़ी तलवारें और चाकू का नाम सुना वो पहले ही रोने लगे और झांशियान और वांगई से कहने लगे, कृपया करके हमारे लिए वापस आ जाना। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो मैं भूल ही गई, मुझे Q&A भी तो बनाना था। क्या मैं इसे बनाऊँ या फिर रहने दूँ? अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका जवाब भी दे देना। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए।